नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वेबिनार के जरिए सेवानिवृत्त सैनिकों और पेंशन धारकों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार का मकसद गरीब परिवार का उत्थान करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सभी परिवारों का जो डेटा है उसे इकट्ठा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों का चयन भी कर रही है ताकि इन परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हर हित योजना के तहत प्रदेश भर में हर हित स्टोर्स खोले जा रहे हैं, जिसमें 5000 गरीब परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। 3 करोड़ जनता, लगभग 70 लाख परिवार, एक एक परिवार की चिंता हमको करनी है। अभी तक जो क्रम चल रहा है, जो परंपरा चल रही है, सरकारी योजनाएं बनती है, चाहे केंद्र सरकार की चाहे प्रदेश सरकार की, हम उन योजनाओं को जनता के सामने परोस देते हैं, उसका विज्ञापन करते हैं समाचार पत्रों में, टेलीविजन में, अपने भाषणों में, और फिर जनता को आह्वान करते हैं कि जिसको योजना का लाभ लेना है वो आकर के ले सकता है। वो फॉर्म भरता है, अप्लाई करता है, और फिर उसके बाद बहुत सी परेशानियां उसको उस सेवा को लेने में भी आती है। हम इस क्रम को थोड़ा बदलना चाहते हैं कि आखिर जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं के जो पात्र व्यक्ति हैं, जो पहले उस क्रम में आ नहीं पाते हैं उसका लाभ लेने के लिए, क्योंकि अज्ञानता है, अनपढ़ता है, और बहुत से लोग तो ऐसे लोग रहते हैं कि अपनी उस अवस्था के कारण से अपनी योजनाओं को मांगने तक भी उनके लिए संभव होता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हर परिवार की पहचान की जाए, सरकार की योजनाओं का लाभ किसको पहुंचना चाहिए। ऐसे परिवारों की और पहचान करने के बाद सरकार क्यों ना उनके द्वार पर जाकर के उन योजनाओं का लाभ दे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य की बात है, चाहे रोजगार की बात है, ऐसी सब चीजें उस परिवार के द्वार तक पहुंचनी चाहिए। इस एक प्रकार की सोच को लेकर के और हम काम कर रहे हैं। इसके लिए एक अभियान चलाया हमने, और वो अभियान है परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा के सब परिवारों का एक डाटा ये हम इकट्ठा कर रहे हैं, और इस डाटा को इकट्ठा करके उस परिवार के सदस्य, क्या उनकी आयु है, कहाँ वो काम करते हैं, ऑक्यूपेशन है तो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो कौन सी कक्षा में करते हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं तो उसके बाद उनके समय का उपयोग कहाँ वो करते हैं, किसी परिवार की विशेष कोई कठिनाई है उसकी भी जानकारी, और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, मुख्य रूप से इसका भी हम चिंतन करते हैं। उसके अंदर कुछ कैटेगराइजेशन हमने की है कि 50,000 रुपए तक वार्षिक आय किस परिवार की है, 1 लाख रुपए तक वार्षिक आय किस परिवार की है, 1,80,000 रुपए वार्षिक आय कितने परिवारों की है, और इससे ऊपर वो परिवार किस स्थिति में पहुंच गए हैं। जब सारे परिवारों को, सब परिवारों को हम आर्थिक दृष्टि से उनका कैटेगराइजेशन नहीं करेंगे, तो हमने किसको सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है ये तब तक करना संभव नहीं है। अभी हरियाणा में एक नया प्रयोग हमने किया, और वो है हर हित योजना। हर हित स्टोर ये जो खोले गए हैं, 71 स्टोर अभी हमने खोले हैं। प्रथम चरण में 2000 ऐसे स्टोर खोलने की हमारी योजना है, द्वितीय चरण में इनको 5000 करने की योजना है। ऐसे जो लोग इन योजनाओं को, यानी इस स्टोर को अपनाने में रुचि दिखाएंगे, उनकी योग्यता यदि होगी तो उनका सिलेक्शन होगा। ऐसे 5000 परिवारों का लाभ इसमें दिला सकते हैं। इसी प्रकार से वीटा जो दूध की डेयरी है, इनके माध्यम से भी हम सोचते हैं कि हजारों दूध, क्योंकि बहुत बड़ी आवश्यकता इनको मिले होगी, तो इनके माध्यम से इनको भी यानी काम। करनाल को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि करनाल वो पहुंचे और इस दौरान करोड़ों की सौगात उन्होंने दी। कैथल और इंद्री रोड परियोजनाओं का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन किया। करीब 225 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार 4 लेन सड़कें हुई हैं। दोनों सड़कों के 4 लेन होने से यात्रियों को आने जाने में आसानी भी होगी। मेरे करनाल के दौरे में मैंने 12 प्रोजेक्ट्स जो है उनका उद्घाटन किया है, और लगभग 525 करोड़ रुपए का एक प्रकार से इस राशि के ये प्रोजेक्ट सारे जनता को समर्पित किए हैं। इस अवसर पर मैं इनकी सुविधाएं जो जनता को मिलेंगी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से विकास के कार्य न केवल करनाल में बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, और प्रदेश में जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ ये सारे कार्यक्रम उद्घाटन के मेरे द्वारा किए जाते हैं। पिछले दिनों में कोविड में 2 बार मैंने ऑनलाइन ये उद्घाटन जो है हज़ारों करोड़ रुपए के 2 बार वहाँ से भी किए हैं। इसलिए विकास की गति कोविड के अंदर थोड़ी स्लो ज़रूर हुई थी, लेकिन थमी नहीं थी।
अब चूँकि कोविड से हम निजात पा रहे हैं और मुझे आशा है कि ये कोविड का जो सारा सिलसिला ये डाई डाउन हो जाएगा और बहुत जल्दी पूरी स्विंग से ये सारे काम जो रुके हुए भी होंगे, स्लो गति होगी, पूरे स्विंग से फिर दोबारा से हरियाणा में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिल्ली में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर खाद के विषय को लेकर विचार विमर्श किया। इस मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में गेहूं और सरसों की बिजाई के लिए खाद की आवश्यकता है, जिस पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने आश्वासन दिया कि खाद की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर से 15 नवंबर तक 26 रैक डीएपी खाद देने पर सहमति दी थी, जिसमें से 12 रैक प्रदेश को खाद के मिल चुके हैं और 14 रैक आगामी 1 सप्ताह के भीतर में मिल जाएंगे। एक रैक में करीब 2600 मीट्रिक टन डीएपी खाद होता है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में प्रतिदिन 3 रैक्स डीएपी खाद राज्य को प्राप्त होंगे और इस आपूर्ति से प्रदेश में फसल बुआई के लिए जितनी डीएपी खाद की आवश्यकता होनी है वो पूरी हो जाएगी। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील भी की है कि जितनी खाद की जरूरत है उतनी ही लें। आज मैंने दिल्ली में 3 अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। प्रमुख रूप से उनमें हमारे जो उर्वरक और फर्टिलाइज़र खाद के जो मंत्री हैं मनसुख भाई मांडविया जी, उनसे मिलना हुआ और हरियाणा में खाद डीएपी की उपलब्धता के बारे में चर्चा की। और खुशी की बात यह है कि उन्होंने ये हमें जो वायदा किया है कि आने वाले सप्ताह में हर रोज़ हरियाणा को 1.5 से 2 लाख बोरियां डीएपी की मिलेंगी। कम से कम 3 रैक हर रोज़ आएंगे और पूरे सप्ताह में किसी भी तरह की खाद की कमी किसान को नहीं रहने देंगे। मेरी हरियाणा के किसान भाइयों से प्रार्थना है कि आप शांति बना के रखें। हर आदमी को, मैंने पहले भी बताया है कि हर खेत को ज़रूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध करवाना हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी है, वो हम पूरा करेंगे। इतना ही हो सकता है कि एक दिन आगे पीछे हो जाए, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी मात्रा में पिछले साल से ज़्यादा खाद जो है उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार ने पिछले साल से 10% ज़्यादा खाद जो है हमें अलॉट किया है और खाद आपको मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अस्पताल की 100 बेड की नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य भी धीमी गति से चलने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। अनिल विज ने अधिकारियों को हर रोज फीडबैक देने के आदेश दिए हैं ताकि जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो सके और लोगों को इससे फायदा मिल सके। जो हमारे माननीय गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी हॉस्पिटल आए और उन्होंने हमारे 100 बेड जो बिल्डिंग हमारी बन रही है तो उसका निरीक्षण किया और उसकी धीमी जो गति से वो बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है उसकी चिंता जाहिर की। और वो 77 करोड़ से लगभग 77 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बननी है और हमें हॉस्पिटल के प्रशासन को ये आदेश दिए हैं कि डेली रिपोर्टिंग उनको प्रस्तुत की जाए ताकि जल्दी से जल्दी ये बिल्डिंग का निर्माण हो सके और पब्लिक के काम आ सके। दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बैठक की और इस दौरान उन्होंने तमाम बड़े अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निर्माण कार्य में आ रही अड़चनों को दूर करने के साथ साथ लोगों के लिए पहले से ही वहां पर पानी, सीवर, बिजली की लाइनों को हटाने तक समस्या न आए, इसको लेकर सभी अधिकारियों से बारी बारी से पूछा गया। इस दौरान बिना तैयारी के ही बैठक में पहुंचे निगम के 2 अधिकारियों को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव ने बाहर भेजने के आदेश दिए। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने दोनों निगम अधिकारियों से इस हाईवे निर्माण के बीच आने वाले बूस्टर पंप को हटाने के लिए पूछा था, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी और इसी के चलते उन्हें मीटिंग से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बैठक के दौरान ही निगम कमिश्नर यशपाल यादव को फोन कर आगे से जानकारी लेकर मीटिंग में अधिकारियों को भेजने की बात कही। आज हमारे जिले के अधिकारियों के, नेशनल हाईवे के अधिकारियों की मीटिंग है। ये सबसे बड़ा जो बम्बे एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है और शहर की छोटी छोटी समस्या है, कहीं सीवर है, कहीं पानी की है, कहीं अपने रेन्यूवेल की लाइन है, इन सबको शिफ्टिंग की बात है। दूसरा क्या है कि जब तक शिफ्ट करने से पहले उन लोगों को पानी का, सीवर का, उनका अल्टरनेटिव दिया जाए। तो इस तरह की मीटिंग, जैसे शहर में भी कहाँ पे चढ़ावी है, कहाँ से चढ़ाव है, कहाँ उतार है, तो इस तरह की सारी जो जानकारी सब बैठ के ली है।
कि हमारा जो ये हाईवे है ये शहर को दिशा देगा। और मोदी जी का ये बहुत बड़ा एक सपना है, जो जहाँ 14-14, 18-18 घंटे लगते थे और 12-10 घंटे में हम यहाँ से बम्बई पहुँचेंगे। इस पे हमने मीटिंग की थी कि छोटी छोटी समस्याएं ना रह जाएं, कहीं फ्लाईओवर की है, कहीं दूसरी पानी की है या सीवरेज की है, सर्विस रोड की बात है। इस तरह की मीटिंग हमने। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने मेवात के हिंगनपुर गांव पहुंचे और यहां पर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत भी की। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि गुजरात के बाद हरियाणा बिजली विभाग के मुनाफे के मामले में पूरे देश में नंबर 2 पर है। 380 करोड़ रुपए के लाभ से अब राज्य का बिजली विभाग 2000 करोड़ रुपए के मुनाफे तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि 15 और 16वें पायदान से हरियाणा 5वें और 6ठे पायदान पर आ गया है। बिजली मंत्री ने कहा कि 5485 गाँव को जगमग योजना के तहत जोड़ा गया। सोलर सिस्टम में 15% का लक्ष्य रखा गया था, जो अब 40% तक पहुंच गया है। 6700 गांव में 5485 गांव हमारे जुड़ चुके हैं। सोलर में हमें 15 मेगावाट का टारगेट दिया गया था, हम 40 मेगावाट अब तक कर चुके हैं। ये कैबिनेट के फैसले होते हैं, मुख्यमंत्री जी के हो सकता है, मैं कहीं भी किसी स्टेज पे खड़ा होकर ये अनाउंस नहीं कर सकता। ये कैबिनेट के फैसले और मुख्यमंत्री। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा की ऐलानाबाद सीट पर भले ही इनेलो के अभय सिंह चौटाला ने जीत दर्ज की हो, लेकिन उनका मार्जिन बहुत कम है। तो वहीं बीजेपी का वोट बैंक बढ़ा है। बता रहा हूँ, यहाँ का क्या था, आपकी वोट पड़ी थी क्या? मैं आपसे पूछूं। के का चुनाव था, वो सीट उन्होंने खाली कर दी, उसी पे चुनाव हुआ था और लोगों का मैंडेट, हम स्वागत करते हैं उसका जो लोगों ने करा। पहले से उनका मार्जिन कम हुआ है। जिस इशू पे इस्तीफा दे के गए थे कि मैं इस्तीफा दे के जा रहा हूँ, ये एक्ट होंगे तब तक वापस नहीं आऊँगा, तो विधानसभा में वापस आ गए। फर्क तो पड़ा नहीं, मार्जिन कम करके वापस। छठ पर्व पर यमुना के गंदे पानी को लेकर दिल्ली और हरियाणा आमने सामने आ गए हैं। केजरीवाल के हरियाणा पर गंदा पानी छोड़ने पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दिल्ली सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार पर झूठे आरोप लगाने में माहिर है। यमुना में दिल्ली के गंदे नालों के पानी को गिराया जा रहा है, जिससे ये संकट पैदा हुआ है। झूठ बोलने में सबसे एक्सपर्ट व्यक्ति हैं। ये जो 22 नालों से 2500 क्यूसेस पानी दिल्ली का ही यमुना में पड़ रहा है। जो पानी यमुना में आता है वो पानी तो वजीराबाद में रोक दिया जाता है। केवल 50 क्यूसेस पानी यमुना में आता है, वो भी जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसके आदेश से आता है। और जो दिल्ली का पानी है वो पहले ही मुणक से सीएलसी से 1050 क्यूसेस ये नहर के माध्यम से ले लेते हैं, तो वो पानी आएगा कहाँ से? जो यमुना का पानी तो पहले ही ये नहर के माध्यम से अलग से ले जाते हैं, और जो यमुना का मेन चैनल है उसमें केवल 50 क्यूसेस पानी प्रतिदिन छोड़ा जाता है लगातार। और वो पानी वजीराबाद में इन्होंने वहां अपना वो बनाया हुआ है, बैराज वहां रोक लेते हैं। एक घूंट भी पानी दिल्ली में उसमें से जाता नहीं है। दिल्ली में जो यमुना में पानी है वो जो है वो दिल्ली का ही पानी है। 2500 क्यूसेस गंदा पानी जो सीएलसी नहर के माध्यम से हम ताजा और फ्रेश पानी देते हैं इनको, उस पानी को गंदा करके यमुना में डालते हैं दिल्ली। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने संवैधानिक पद पर होते हुए भी किसान, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए, जिस पर अब पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे राज्यपाल सतपाल मलिक को बधाई देते हैं, क्योंकि वो संवैधानिक पद पर रहते हुए भी किसानों और आमजन की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। देखो, सतपाल मलिक जी जो हैं वो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं और वो बधाई के पात्र हैं कि वो गवर्नर के पद पे होते हुए भी अपने पद की जो है गरिमा के अनुसार वो काम कर रहे हैं। वो सही बात है। करप्शन की बात कर रहे हैं। अभी राफेल डील में आपने देखा होगा कि फ्रांस के अंदर ये बात प्रूव हो गई है कि इन्होंने जो है वहाँ पर घूस ली और 600 हमारे किसानों ने शहादत दी है। तो वो जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, किसानों के मुद्दों की बात कर रहे हैं, इसके लिए उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इसी प्रकार से आवाज उठाएं। खबर सोनीपत से। यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि 26 नवंबर को किसानों का ट्रैक्टर मार्च होगा। 500 किसान ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे। किसान संसद भवन तक ट्रैक्टर मार्च किसान निकालेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका ऐलान भी किया।
सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में गुटबाजी देखने को मिली। दरअसल बैठक खत्म होने से पहले ही राकेश टिकैत बाहर निकल गए। किसान नेताओं की गुटबाजी की वजह से ना तो आंदोलन की रणनीति बनी, तो वहीं बैठक छोड़कर दूसरे कमरे में गए राकेश टिकैत पर चढ़ुरी गुट ने सवाल उठाए। तो वहीं नारनौंद प्रकरण को लेकर हांसी लघु सचिवालय में किसानों का धरना जारी है। लगातार किसान ग्रामीण क्षेत्रों से हांसी पहुंच रहे हैं। प्रशासन और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई है, जिसके बाद किसानों की ओर से हांसी के लघु सचिवालय के सामने तंबू गाड़कर धरना देने का फैसला लिया गया है। साथ ही किसानों की ओर से ऐलान किया गया है कि नारनौंद थाने में चल रहे धरने को हांसी में मर्ज किया जाएगा। देर रात स्थानीय किसान नेता धरने पर डटे रहे। किसान सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर हमले के मामले में दर्ज केसेस को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर धरना यहाँ पे एसपी ऑफिस के आगे दूसरा दिन है, लेकिन ये हमारा आज 5वां दिन हो गया है। 3 दिन हम वहाँ पे नारनौंद थाने में बैठे रहते दिन रात। हमारी मांगे सिर्फ यही है कि जो अपराधी है उसके ऊपर FIR दर्ज की जाए। मंत्री की गाड़ी से जो इंसान उतरा था उसने हमारे किसान भाई कुलदीप पे हमला किया था। हमारे पास आई विटनेस है और आई विटनेस होते हुए भी उनके ऊपर FIR दर्ज नहीं की जा रही है। क्या डॉक्टर की रिपोर्ट क्या है? डॉक्टरों की क्या रिपोर्ट है दिखाइए ना, कहाँ पे लिखा है डॉक्टरों ने? चोट उनके सिर में लगी है, अर्थात भी मेरा भाई बेहोश होकर नाले में गिरा है। उनके पास क्या सबूत है? उनके पास ये सबूत था कि शीशा किसानों ने तोड़ा, फिर किस आधार पे 2 किसानों को उठा के उन्होंने हिसार जेल में डाला था। तो वहीं हांसी में किसानों के धरने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसी के दबाव में आकर कोई फैसला नहीं लेंगे। कानून अपना काम कर रहा है, निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों के लिए सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों का सरकार ने 25% मुआवजा बढ़ाया है और इस दौरान बॉर्डर पर बंद रास्तों को खोलने के लिए भी सीएम ने किसानों से अपील की है। कानून अपना काम करेगा, जिसका दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर दोष नहीं होगा तो दबाव में कहीं भी आकर के कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होगी। हम लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकारों में दबाव की राजनीति नहीं चलती है। इस दबाव के कारण से सरकार का कोई भी निर्णय नहीं बदला जाएगा। सर है आप लोग जबरदस्ती मेरे मुंह में कोई शब्द डालना चाहो, अच्छी बात नहीं है। ये जो कुछ जांच के विषय होते हैं, आप अगर कोई शिकायत करते हैं तो जांच करना हमारा काम है। सर एक बार जांच करो, उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरती जाएगी तो किसी को बख्शा नहीं। में भी केस चल रहा है, हमने फिर भी उनके साथ मीटिंग्स की हैं 2-3 बार और उस मीटिंग में से दोनों साइड में 5 फुट का रास्ता खोलने की सहमति बनी है। लेकिन डिमांड चूँकि ज़्यादा रास्ता खोलने का भी है, क्योंकि सामान्य वाहन भी वहाँ से निकल सकें। अभी तो 2 पहिया वाहन या रिक्शा आदि निकल सकती है, बड़े वाहन वहाँ से निकल सकें, इसलिए ज़्यादा और रास्ते खोले जाएँ उनको कहा है। फिर भी जल्दी कोर्ट के अंदर डिसीजन मुझे लगता है ठीक हो जाएगा, और न भी हो तो भी मैं अपील करता हूँ ऐसे किसान संगठनों को कि जनता की, आम जनता के हित के लिए, वो कोई सरकार के काम में बाधा नहीं है, आम जनता के आवागमन में ही बाधा है। जनता को तकलीफें न दें, ऐसा मेरे उनसे आग्रह है कि जो अभी तक मुआवजा 10,000 और 12,000 रुपये की राशि थी, अब वो 12,500 और 15,000 अर्थात 25% की बढ़ोतरी की है। और इसके नीचे भी जो कम मुआवजा यानी कम नुकसान होता है, उसके जो मुआवजों की दरें हैं उनको भी सबको 25% बढ़ा दिया गया है। तो 25% की एक अच्छी राशि किसान को और ज़्यादा लाभ हो, इसलिए किया गया है। पराली को लेकर कैथल प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। पराली जलाने की सूचना पर जहां पर कैथल डीसी खुद खेतों में जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। जिले में 56 किसानों का चालान किया गया है, तो वही 1,40,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। प्रशासन ने किसानों को चेतावनी दी है कि अगर पराली जलाई तो तुरंत FIR होगी। खबर कैथल से, यहां पर जिला उपायुक्त ने अलग अलग गांवों का औचक निरीक्षण किया है। पराली में आग लगाने वाली घटनाओं के चलते जिला उपायुक्त ने गांवों का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाने के भी आदेश दे डाले। जिला उपायुक्त के दौरे के दौरान अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही। जिला उपायुक्त ने कहा कि पराली में आग लगाने से पर्यावरण दूषित होता है, साथ ही जमीन की उर्वरकता जो शक्ति होती है उस पर भी असर पड़ता है। पराली प्रबंधन के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर का सहयोग लिया जाए। जिले में कई जगह समस्या आ रही है जहाँ पर ये फने जला रहे हैं किसान। हमारे बहुत सारे किसान भाई मान चुके हैं इस बात को कि भाई सरकार जब सब्सिडी दे रही है, कस्टम हायरिंग सेंटर बना रही है, तो फने जलाने से फ़ायदा नहीं है, इससे वायु प्रदूषण भी होता है। लेकिन कुछ लोग
जानबूझकर ऐसे माहौल को ख़राब करना चाहते हैं जिससे वायु प्रदूषण हो। देखिए यहाँ ही देखिए, ये इन सिटू मैनेजमेंट इन्होंने करना है, लेकिन थोड़े से में इन्होंने ये लगा दिया आगे, तो इसमें हम FIR करा रहे हैं और प्रशासन बिल्कुल सख्त है अपनी तरफ से। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर मेरे साथ ही हैं अभी, तो हम बिल्कुल इसमें कोई ढिलाई नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, बिल्कुल सख्ती से काम लिया जाएगा। पूरी सुविधाएं देने के बावजूद भी 80% अनुदान तक हमने मशीनों पर दिया है, पूरी जागरूकता अभियान चलाए हैं, और उसके बावजूद भी कुछ किसान, वैसे तो 99% किसान समझ चुके हैं, इसको नहीं जड़ाते, और 99% पराली का प्रबंधन हो चुका है। लगातार ये जो घटनाएं घटती आ रही हैं, और इसके बावजूद भी कुछ किसान आग लगा देते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा, कुछ जमींदार हैं जिन्होंने ठेके पे ज़मीन ली है, वो इस पराली में आग लगा देते हैं, जिससे पर्यावरण की क्षति होती है और ज़मीनों की उपजाऊ शक्ति भी नष्ट हो रही है। तो हमारी जिला स्तरीय, खंड स्तरीय और गांव स्तरीय टीम में सभी, मैं स्वयं भी और अन्य अधिकारी भी फील्ड में हैं, तो इसको चेक करते हैं। जहां ये कहीं दिखाई देती है हमें, तो हम कोशिश करते हैं किसानों को बुलाकर तुरंत उस आग पर काबू पाते हैं, उसको बुझाते हैं। जो भी तरीका वहाँ उपलब्ध है, पानी है या हरी टहनियाँ हैं, काट कर उसको बुझा देते हैं। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर गायक कैलाश खेर ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की, और इस दौरान गायक कैलाश खेर ने सीएम से हरियाणा के सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के बारे में भी चर्चा की। सबसे खास बात तो ये रही कि कैलाश खेर ने अपने मधुर आवाज में सीएम को गाना गाकर सुनाया। भाव की सभी बेड़ियां खोल रहा हूँ, मैं मनोहर लाल बोल रहा हूँ। भेदभाव और भ्रष्टाचार की सभी बेड़ियां खोल रहा हूँ। हरियाणा वासियों, परदेश वासियों, मैं मनोहर लाल बोल रहा हूँ। मैं मनोहर लाल बोल रहा हूँ। लालों के लाल मनोहर लाल। भाव की सभी बेड़ियां खोल रहा हूँ, मैं मनोहर लाल बोल रहा हूँ। भेदभाव। तो इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।